Hello students, welcome back to our channel DN Academy. This is me, your educator Diksha, and now I am going to explain you the part second of Annelida, that is Earthworm reproductive system. तो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था क्या एनालीड के में अर्थवर्म के रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, और बेसिकली उसमें हम लोगों ने देखा था क्या फीमेल रिप्रोडक्ट, पहले तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है, कैसे होता है, ये सब एक्सप्लेन किया था। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में क्या क्या सिस्टम प्रेजेंट होते हैं और क्या था। तो आज हम लोग बेसिकली बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की। तो शुरू के क्लास में मैंने बताया था कि जो अर्थवर्म है वो हर्माफ्रोडाइट इन नेचर होता है। दैट मीन्स कि इसके पास मेल एंड फीमेल बोथ जेनाइटल ऑर्गन या फिर बोथ जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो एक ही इंडिविजुअल के अंदर होता है, यानी कि ये बाईसेक्सुअल होता है या फिर इसको हम लोग मोनोशियस कहते हैं। तो हम लोगों ने जैसे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखा था, ठीक वैसे ही अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो देखिए यही था डायग्राम। तो इस डायग्राम में देखिए यहाँ पे ऊपर में हमारा यहाँ आप लोगों को दिख रहा होगा, यहाँ पे टेस्टिस है, ठीक है, यहाँ पे टेस्टिस है, टेस्टिस सैक है, स्पर्मिड्यूसल फनल है, सेमिनल वेजाइकल है। तो ये सारा कुछ हमारा आ जा रहा है क्या मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। अब देखिए अब यहाँ पे है ओवरी, ओविडक्ट, ओविड्यूसल फनल, ओविडक्ट। तो ये सारा हो जाएगा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। ऑल दो यहाँ जो ऊपर में स्पर्माथिका है, नाम तो स्पर्माथिका, तो इससे ये लग सकता है कि स्पर्म से रिलेटेड है, तो मे बी इट शुड बी इन द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, बट ऐसा है नहीं, ये भी आता है हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में यहाँ पे क्या क्या हो गया, स्पर्माथिका हो गया, उसके बाद ये स्पर्माथिका हो गया, उसके बाद हमारा ओवरीज हो गया, ओविड्यूसल फनल होगा या फिर ओविडक्ट हो गया। तो ये चार चीज़ हम लोग देखते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। तो चलिए हम लोग देखते हैं, एक बार ये डायग्राम आप लोग देख लीजिए, क्योंकि ये जो अगर आपको क्वेश्चन आता है ना रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, तो डायग्राम एक ही बनेगा। अब अगर आपसे फीमेल पूछा जाता है तो भी यही बनेगा, और मेल पूछा जाता है तो भी यही बनेगा। इसीलिए ओवरऑल रिप्रोडक्शन में हम लोग यही डायग्राम को डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब देखिए, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कंसिस्ट ऑफ ओवरीज, ओविडक्ट एंड स्पर्माथिका। ओवरीज, there are a pair of white small lobulated ovaries, one on either side of the ventral nerve cord in the 13th segment attached with the posterior face of the intersegmental septum or 12th/13th segment. Each ovary has several finger-like processes with developing ova in a row, providing it beaded appearance. The ova remain in various stages of their development in each ovarian lobe, being mature in the distal part and immature in the proximal part। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं, पहले तो इसका हम लोग लोकेशन देख लेते हैं कि यहाँ पे हमारा आ जा रहा है ओवरीज। तो आप लोग ओवरीज देख रहे होंगे, छोटा छोटा बीडेड लाइक का स्ट्रक्चर, इसमें भी ना फिंगर लाइक ऐसा ऐसा प्रोजेक्शन होगा और उसमें छोटा छोटा ओवरीज अटैच होगा। तो इसको देखने में ऐसा लगता है जैसे बीड मतलब मोती, मोती कहते हैं, तो लगेगा देखने में छोटा छोटा देखिए मोती है। और ये भी बिल्कुल वाइट कलर का होगा और लोब स्ट्रक्चर होगा, और कहाँ पे होगा, 13 सेगमेंट में के पोस्टीरियर साइड में। देखिए हम लोग वेंट्रल साइड को हम लोग देख रहे हैं, तो ये पीछे की साइड में ये हमारा विजिबल होगा, ठीक है। तो 12th और 13th सेगमेंट के मतलब देखिए यहाँ पे क्या है कि ये वाला सेगमेंट ये सेगमेंट एंड हो रहा है और ये वाला स्टार्ट हो रहा है, तो इन इंटर सेगमेंटल स्पेस पे वही चीज़ वहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे एक और चीज़ है, तो जो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, दी ओवा रिमेन इन वेरियस स्टेजेस ऑफ देयर डेवलपमेंट इन ईच ओवेरियन लोब बीइंग मैच्योर इन द डिस्टल पार्ट। तो वो जो मैच्योर्ड ओवा होता है वो डिस्टल पार्ट में रहेगा। डिस्टल पार्ट की मतलब कि ये देखिए यहाँ से अगर ऐसा स्ट्रक्चर है ना, तो ये वाला जो पार्ट हो गया ये डिस्टल पार्ट हो गया, और ये वाला जो ऊपर का पोर्शन हो जाएगा वो सॉरी, हाँ, अगर ऐसा कोई स्ट्रक्चर है ना, तो ये जो ऑर्गन के पास में आ रहा है, जो पास वाले एरिया में, जैसे कि आपका यहाँ ही से अगर स्ट्रक्चर निकला हुआ है, तो ये जो पास वाला एरिया है इसको हम लोग कहेंगे प्रॉक्सिमल एंड। तो यानी कि जो इमेच्योर ओवा होगा ना वो रहेगा आपका प्रॉक्सिमल पार्ट में। प्रॉक्सिमल पार्ट में क्या रहेगा, इमेच्योर वाला, और जो डिस्टल पार्ट में होगा वहाँ पे आ जाएगा मैच्योर। मैच्योर वाला आ जाएगा डिस्टल पार्ट में जो कि दूर होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, बिलो ईच ओवरी इन 13 सेगमेंट देयर इज ए स्मॉल ओवेरियन फनल with folded and ciliated margin. Each ovarian funnel leads into a short conical and ciliated oviduct. सेम इसी तरीके से हम लोगों ने पढ़ा था, वहाँ पे भी टेस्टिस था, टेस्टिस सैक था, और फिर स्पर्मिड्यूसल फनल था। तो वैसे ही यहाँ पे भी हम लोग देखेंगे क्या कि ओवरी के नीचे एक स्मॉल ओवेरियन फनल है। तो देखिए यहाँ पे हमारा ओवरी है, ओवरी के नीचे एक स्मॉल ओवेरियन, इसी देखिए ये जो ओविड्यूसल फनल लिखा है ना, इसी को हम लोग ओवेरियन फनल भी बोलते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है।
स्पर्म वाले केस में भी ऐसे ही 2 नाम था, यहाँ पे भी 2-2 नाम है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये जो है ना ऐसे राउंड सा शेप फ़नल टाइप का बना हुआ, उसको हम लोग कह रहे हैं फ़नल। और उसके नीचे जो ये बना हुआ है ऐसे करके स्ट्रक्चर, उसको हम लोग कह रहे हैं ओविडक्ट। तो ओवरी से ओवा रिलीज होता है, उसके बाद ओविडक्ट में जाता है, सॉरी ओविड्यूसल फनल में जाता है या ओवेरियन फनल में जाता है, उसके बाद फिर वहाँ से चला जाता है ओविडक्ट में, और फिर यहाँ पे आता है आपका फीमेल जेनाइटल अपर्चर, तो वहाँ से फिर वो बाहर की ओर चला जाता है, ठीक है। तो देखिए each oviduct of both the sides converges to meet below the nerve cord and open a single median female genital aperture ventrally in the 14th segment। obvious सी बात है, अगर ovaries का segment 13 दिया हुआ है, इंटरसेगमेंटल है, इंटरसेगमेंटल मतलब कि 12th और 13th है, और उसके बाद से उसके नीचे ओविडक्ट है, तो फिर ओविडक्ट्स के थ्रू होते हुए वो जो फीमेल जेनाइटल अपर्चर है वो आ जाएगा हमारा 14 सेगमेंट में, यानी कि 13 से लेकर के हम लोग 14 सेगमेंट तक को देख रहे हैं। The mature ova are released from the ovaries and received by the ovarian funnel, pass through the oviduct and which go out through the female genital aperture, ठीक है। तो यहाँ तक मैंने एक्सप्लेन कर दिया, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे से ओवरी होगा, ओवरी रिलीज होगा, ओवरी रिलीज होने के बाद हाँ, और जो डिस्टल साइड में रहेगा वो आपका हो जाएगा मैच्योर ओवरी, उसके बाद वो रिलीज होके जाएगा ओविड्यूसल फनल में, उसके बाद वहाँ से आ जाएगा ओविडक्ट में, और ओविडक्ट के बाद वो फीमेल जेनाइटल अपर्चर के थ्रू बाहर चला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं स्पर्माथिका। तो स्पर्माथिका का पहले हम लोग पोजीशन देखते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा स्पर्माथिका है, और कितना 4 पेयर है, यानी कि 8 नंबर ऑफ स्पर्माथिका है, ठीक है। तो अब हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। दीज दीज आर 4 पेयर, 1 पेयर each in the segment 6th 7th 8th 9th situated ventrolaterally। ventrolaterally का मतलब क्या है कि वेंट्रल साइड तो पता ही है सबको, और पीछे की साइड थोड़ा सा साइड में प्रेजेंट है। ईच स्पर्माथिका इज फ्लास्क शेप, द मेन बॉडी इज द एम्पुला विच कंटिन्यूड into a narrow duct, the neck with a small diverticulum on its inner side। तो देखिए यहाँ पे जो उसका स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, स्ट्रक्चर में आपको यहाँ पे आई थिंक विजिबल हो रहा होगा कि यहाँ पे इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर बना हुआ है, उसी को शॉर्ट में हम लोग बना दिए हैं। तो वो जो स्ट्रक्चर है इसमें यहाँ पे एक एम्प्यूला है, ये वाला जो रीजन इसको हम लोग कह रहे हैं एम्प्यूला, और ये वाला है इसको हम लोग कह रहे हैं डाइवर्टिकुलम। देखिए एक नेक्स्ट डायग्राम भी होगा, लेट मी शो। हाँ देखिए ये वाला फिगर देखिए, इसमें ये जो रीजन है ये पूरा एम्प्यूला है, ठीक है, एम्प्यूला है। उसके बाद ये जो साइड में लोब लाइक का स्ट्रक्चर निकला इसको हम लोग कह रहे हैं डाइवर्टिकुलम, और ऊपर जो है वो नेक है। तो स्पर्माथिका 3 रीजन में डिस्ट्रीब्यूटेड है, एक हो गया एम्पुला, नेक्स्ट हो गया डाइवर्टिकुलम, और उसके बाद हो गया हमारा नेक, ठीक है। तो पोजीशन हम लोग देख लिए कहाँ से कहाँ तक प्रेजेंट है, 6 7 8 9th में है, और उसके बाद उसमें 3 पोर्शन में डिवाइडेड है। देखिए दीज आर ऑल्सो कॉल्ड सेमिनल रिसेप्टिकल, यानी कि हम लोग स्पर्माथिका को ही सेमिनल रिसेप्टिकल भी कह रहे हैं, एज दे स्टोर द स्पर्मेटोजोआ फ्रॉम अनदर वॉर्म ड्यूरिंग कॉपुलेशन। इन्फेरिटिमा, यानी कि स्पर्माथिका का क्या काम होता है, जब कॉपुलेशन होता है उस टाइम में जो दूसरा अर्थवर्म, यानी कि जो दूसरा वाला अर्थवर्म है उसको हम लोग क्या कंसीडर करें, उसको हम लोग कंसीडर कर रहे हैं मेल बॉडी, ठीक है। उसमें से जो स्पर्म रिलीज होगा वो नेक्स्ट वाले अर्थवर्म के स्पर्माथिका में आके स्टोर हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए इसका नाम हम लोग सेमिनल रिसेप्टिकल भी कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि ये एक तरीके से सेमेन को रिसीव कर रहा है, ठीक है। इन्फेरिटिमा अनलाइक द अदर अर्थवर्म द डाइवर्टिकुला स्टोर द स्पर्मेटोजोआ एंड नॉट द एम्प्यूला। मतलब ये जो फेरेटिमा है, फेरेटिमा अनलाइक द अदर अर्थवर्म द डाइवर्टिकुला स्टोर द स्पर्मेटोजोआ, यानी कि ये जो आपका एम्प्यूला था और एम्प्यूला के यहाँ पे जो डाइवर्टिकुलम बना हुआ था, तो ये जो फेरेटिमा है इसमें डाइवर्टिकुला ही में स्टोर का स्पर्म का स्टोरेज होता है, जबकि अदर जो अर्थवर्म है उसमें क्या होता है, एम्पुला में स्टोर होता है, ठीक है। द स्पर्माथिका ओपन एक्सटर्नली by their small duct as spermatheca post situated intersegmentally between 5 6 6 7 7 8 8 9। ये मैंने सबसे पहले जो स्ट्रक्चर जहाँ पे बताया था, जहाँ पे अर्थवर्म का स्ट्रक्चर बताया था, उस वाले लेक्चर में ये मैंने बताया था कि यहाँ पे प्रेजेंट होता है, और हम लोग अब देख सकते हैं कि ये किस तरीके से है इसके बॉडी में प्रेजेंट, ठीक है। तो आप लोग इसका पोजीशन याद कर लेंगे। अर्थवर्म के बॉडी में उसके सेगमेंट्स का पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो MCQ में भी आता है। इवन आप अगर नीट देते हो या फिर आप
जो डिफरेंट एग्ज़ाम आते हैं स्टेट लेवल के, टीजीटी पीजीटी, उन सब में भी आपका आता है, बीएससी में भी आपका आता है, एमएससी एंट्रेंस में भी आपको मिलेगा। तो इसका जो पोजीशनिंग है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक होपफुली कि सबको समझ में आ गया है। पूरा हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम यहाँ पे कंप्लीट होता है। स्पर्माथिका, टेस्टिस है, टेस्टिस सैक है, स्पर्मेडोसल फनल है, सेमिनल वेजाइकल, ओवरी, ओविडोसल फनल, ओविड, अग्वासा डिफरेंशिया, एसेसरी ग्लैंड, प्रोस्टैटिक एंड स्पर्मेटिक डक्ट, एक्सेट्रा। तो ये हमारा पूरा अर्थवर्म का रिप्रोडक्टिव सिस्टम यहाँ पे फिनिश हो जाता है। हम लोग फीमेल भी देख लिए और हम लोग मेल भी देख लिए। अब हम लोग देखते हैं क्या, पॉपुलेशन, कोकून फॉर्मेशन एंड फर्टिलाइजेशन। अब हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्लियर हो गया। उसके बाद हम लोग देखेंगे कॉपुलेशन की कैसे मेटिंग होता है, मेटिंग के बाद उसका जो कोकून है वो कैसे बनता है, और नेक्स्ट की फर्टिलाइजेशन कैसे होता है। ठीक है, देखिए कॉपुलेशन में लिखा है, हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड इन डिफरेंट स्पीसीज ऑफ अर्थवर्म। इट यूजुअली अकर्स इन रेनी सीजन ड्यूरिंग द मंथ्स ऑफ जुलाई टू अक्टूबर एट डॉन। यानी कि जुलाई से लेके अक्टूबर देखते हैं, रेनी सीजन होता है, बारिश का मौसम होता है, उसी टाइम में हम लोग इसका कॉपुलेशन का पीरियड होता है, हम लोग देखेंगे। ठीक है, एट डॉन, डॉन का मतलब वो टाइम होता है सुबह का, जब सूरज सनराइज नहीं हुआ रहता उसके पहले का, इन द मॉर्निंग आवर बिफोर सनराइज। During copulation, two earthworm of adjacent burrow half emerges from their burrows and come closer to lie in contact to each other by their ventral surfaces, with their anterior end pointing in opposite direction. In this position, the male genital aperture of each worm lie opposite the spermathecal pores of the other. The areas of the male genital aperture are raised into papilla and inserted into the spermathecal pore so that there is a mutual exchange of spermatozoa and prostatic fluids between the two copulating worms. Copulation lasts for about an hour or so, then the worms separate and recede into their burrow. अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, चूँकि मेल और फीमेल एक ही में है ये हमको पता है, तो अब उसको ऐसे मतलब पोजीशनिंग उन लोगों को ऐसे लेना पड़ेगा कि उसका जो स्पर्माथिका का जो पोर है या स्पर्माथिकल ओपनिंग है, वहाँ पे हमारा क्या पड़े, दूसरे वाले अर्थवर्म का मेल जेनाइटल अपर्चर, तभी ना उसमें से स्पर्म, मान लीजिए कि ये एक अर्थवर्म है, ठीक है, उसका यहाँ पे है मेल जेनाइटल अपर्चर। ठीक है, अब ये आ गया हमारा दूसरा अर्थवर्म, ऐसे है। ठीक है, अब उसका मेल जेनाइटल अपर्चर यहाँ पे होगा, होगा ना, सपोज कर लीजिए, तो इसका स्पर्माथिकल ओपनिंग पड़ेगा यहाँ पे, तो तब ना यहाँ से जो स्पर्म रिलीज होगा वो स्पर्मेथिका में जाकर स्टोर हो पाएगा दूसरे अर्थवर्म में। तो इस केस में हम लोग इस वाले को हम लोग मेल कंसीडर कर रहे हैं और इस वाले को हम लोग फीमेल कंसीडर कर रहे हैं। तो दो अर्थवर्म अपने अपने बड़ों में, यानी कि अपना जो गड्ढा बना के जो रहता है मिट्टी का घर, उसमें से निकलेगा और इस तरीके के पोजीशन में आएगा कि इन दोनों का जो स्पर्माथिकल ओपनिंग है और जो मेल जेनाइटल अपर्चर है वो सामने में लाई करे और दोनों का बॉडी अपोजिट डायरेक्शन में हो, तभी जाके यहाँ पे जो भी हमारा ओवा या फिर स्पर्म है उसका एक्सचेंज हो पाएगा। ठीक है, तो स्पर्म ही का बेसिकली यहाँ पे एक्सचेंज हो रहा है, स्पर्म आ जाएगा इसमें, उसके बाद फिर वो फर्टिलाइजेशन करेगा। और ये जो प्रोसेस है ये लास्ट फॉर अबाउट एन मतलब 1 घंटे से भी ज़्यादा समय कभी कभी लग जाता है। और उसके बाद जो जब इसका पॉपुलेशन का एंड हो जाता है तब फिर ये वर्म सेपरेट हो जाता है और फिर अपने अपने बरोज में घुस जाता है। तो यहाँ पे अगर पॉपुलेशन आता है, आपको पॉपुलेशन को भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा, शॉर्ट नोट्स वगैरह में आ सकता है ये सब क्वेश्चन। तो हम लोग इसमें ये सारा कुछ पॉइंट्स डालेंगे और फिर देखिए एक डायग्राम भी है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे आपका मेल जेनाइटल पैप्लिया दिख रहा है सबको, और यहाँ पे स्पर्माथिकल पोर। तो यानी कि यहाँ से जो भी स्पर्म रिलीज होगा ये स्पर्माथिकल पोर के अंदर आके यहाँ पे जो स्पर्माथिका है उसमें स्टोर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग जब बॉडी के पार्ट्स को देखे थे तो हम लोग क्लाइटेलर, प्री क्लाइटेलर और पोस्ट क्लाइटेलर रीजन को देखे थे। तो ये वाला आ जाएगा हमारा क्लाइटेलम, यहाँ पे है क्लाइटेलम। और देखिए ये हो गया आपका मेल जेनाइटल पैप्लिया, और यहाँ पे इसी अर्थवर्म का यहाँ पे आ जाएगा स्पर्माथिकल पोर, और जो दूसरा अर्थवर्म है जिसका यहाँ पे स्पर्माथिकल पोर है इसका यहाँ पे आ जाएगा मेल जेनाइटल पैप्लिया। तो हम लोग देख सकते हैं कि कैसे वाइस वर्सा ये दोनों बॉडी पे है ताकि कॉपुलेट कर सके। देखिए डायग्राम क्या है, फेरेटिमा टू अर्थवर्म इन कॉपुलेशन, तो यही पोजिशनिंग हो जाएगा जिसके थ्रू कि वो अपना कॉपुलेशन या फिर मेटिंग के प्रोसेस को कंप्लीट कर सकेगा। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्या, कोकून और ऊथिका फॉर्मेशन। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या, अर्थवर्म के स्पर्माथिका में आ चुका है मेल स्पर्म। अब देखिए अब होता है कोकून का फॉर्मेशन। फॉर्मेशन स्टार्ट्स आफ्टर कॉपुलेशन व्हेन ओवरीज मैच्योर। जब कॉपुलेशन हो जाता है और ओवरीज मैच्योर हो जाता है, प्रोटैंडस था ये मैंने बताया था, यानी कि
पहले जो है वो मेल मैच्योर करेगा, मेल गमीट्स मैच्योर करेगा। तो मेल गमीट मैच्योर हो चुका है, स्पर्म रिलीज हो चुका है। अब होता है क्या, अब होता है ओवरीज का मैच्योरेशन। द एपिडर्मिस ऑफ क्लाइटेलर सेगमेंट्स दैट इज 14th 15th एंड 16th सेगमेंट कंटेन 3 काइंड्स ऑफ ग्लैंड। क्लाइटेलर का रीजन मैंने बताया था 14 सेगमेंट से था। तो देखिए अब क्लाइटेलर का हम लोग क्या उसका फंक्शन है वो हम लोग समझते हैं। तो उसके पास 3 तरीके का ग्लैंड होता है। दे आर यूनिसेलुलर म्यूकस ग्लैंड, एक होता है म्यूकस ग्लैंड जो कि म्यूकस का सिक्रेशन करता है, जो हेल्प करता है कॉपुलेशन में। नेक्स्ट होता है कोकून सिक्रेटिंग ग्लैंड। तो एक पहला हो गया हमारा म्यूकस ग्लैंड, नेक्स्ट हो गया कोकून सिक्रेटिंग ग्लैंड। नाम ही से पता चल रहा है ये क्या कर रहा है, ये सिक्रीट द वॉल ऑफ कोकून, मतलब जो कोकून का फॉर्मेशन होगा अभी अंडा छोट का, जैसे बटरफ्लाई में होता है ना छोटा छोटा कोकून लाइक का स्ट्रक्चर होता है, हम लोग देखे होंगे। मतलब जनरली हम लोग लाइफ साइकिल में बटरफ्लाई पढ़ते थे तो उसमें हम लोग देखते थे लार्वा है, प्यूपा है, कोकून फॉर्मेशन, छोटा 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 ऐसा ऐसा। तो वैसे ही ये अर्थवर्म भी बनाता है, ठीक है। तो उसी का जो वॉल होता है उसका फॉर्मेशन करता है। उसके बाद आता है एल्ब्यूमिन ग्लैंड। एल्ब्यूमिन ग्लैंड क्या करता है, प्रोड्यूसेस एल्ब्यूमिन इन विच एग्स आर डिपॉजिटेड। अब इस कोकून में एग्स को रहने के लिए भी कुछ सब्सटेंस चाहिए होता है, एल्ब्यूमिन बेसिकली, जैसे एग में एल्ब्यूमिन होता है वैसे इसमें भी होता है, और फिर उसमें एग का ही डिपोजिशन हो जाता है, ठीक है। अब देखिए ए मेम्ब्रेनस गर्डल इट्स सिक्रेटेड बाय कोकून सिक्रेटिंग ग्लैंड इन द क्लाइटेनम। अब जो कोकून सिक्रेटिंग ग्लैंड है उससे एक मेम्ब्रेनस गर्डल का सिक्रीशन होता है क्लाइटेलम रीजन में। द गर्डल सून हार्डन। उसके बाद देखिए यहाँ पे हमारा हो गया क्लाइटेलर रीजन, तो यहीं पे एक गर्डल टाइप का सिक्री जो कि बेल्ट टाइप का मतलब एक कवर्ड टाइप का स्ट्रक्चर होता है वो सिक्रीट होता है, उसका फॉर्मेशन होता है। उसके बाद दे सोन दिस गर्डल सोन हार्डन्स, मतलब कि जो गर्डल का स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ वो धीरे धीरे फिर हार्ड होने लगता है। देन एल्बुमिन इज डिपॉजिटेड बिटवीन द गर्डल। उसके बाद जो एल्बुमिन सिक्रीट हुआ था यहाँ से वो वहाँ पे डिपॉजिट हो जाता है बीच में, बिटवीन द गर्डल एंड द बॉडी वॉल। यानी कि जो गर्डल है इसके और जो बॉडी वॉल है, ये जो बॉडी वॉल से अटैच रहेगा उसके बीच में एल्ब्यूमिन का सिक्रीशन हो जाता है, ठीक है, डिपोजिशन हो जाता है। उसके बाद दी वॉर्म स्टार्ट विदड्रॉइंग इटसेल्फ बैक फ्रॉम द गर्डल। उसके बाद ये जो गर्डल आप समझिए ना बेल्ट लाइक का स्ट्रक्चर होता है, जैसे वेस्ट के अराउंड हम लोग बेल्ट यूज़ करते हैं ना, वैसे ही वहाँ पे हो गया। उसके बाद वो क्या करता है ना, अर्थवर्म मान लीजिए कि ये अर्थवर्म का बॉडी है और ये बीच में उसका आ गया क्लाइटेलर रीजन, यहाँ पे गर्डल का फॉर्मेशन हो रहा है। उसके बाद धीरे धीरे अर्थवर्म अपने बॉडी को पीछे की ओर खींचते खींचते निकाल लेता है, ठीक है। पीछे धीरे 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 कर रहा है अगर अपने बॉडी को, तो वही कर रहा है कि, और इस आगे का बॉडी धीरे धीरे रिड्यूस होते चला जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पे मेंशन किया है, एज दी गर्डल पासिस ओवर दी फीमेल जेनाइटल अपर्चर। देखिए स्पर्म तो आ चुका है, स्पर्म का तो काम खत्म हो चुका है, अब कोकून का फॉर्मेशन कब आ रही है, तो गर्डल फॉर्म हो रहा है। तो अब उसको चाहिए, एक भी चाहिए, तभी ना वो फर्टिलाइज कर पाएगा। अब फीमेल केवल मेल से तो होगा नहीं, तो अब जैसे जैसे ये फीमेल जेनाइटल अपर्चर के पास आएगा तब क्या होगा कि फीमेल जेनाइटल पोर जो था उसके थ्रू इसमें एग का रिलीज हो जाएगा, तो वहाँ पे फिर एग आ जाएगा। As the girdle passes over the male genital aperture, it receives egg, and when it passes over the spermatheca, sperms are extruded into it through spermathecal pores. ठीक है. Lastly, the girdle is torn off from the anterior end of the worm, and soon the elasticity of its wall closes up its two ends to form a cocoon. जैसे ये पूरा प्रोसेस करते हुए स्पर्म और एग को कोकून के अंदर डिपॉजिट करते करते धीरे धीरे ये निकाल लेगा अपने बॉडी को बाहर एंटीरियर साइड से। उसके बाद इसका जो वॉल है वो क्लोज हो जाएगा। सून द इलास्टिसिटी ऑफ वॉल क्लोजेज अप इट्स टू एंड्स एंड द कोकून एंड ootheca इज फॉर्म। उसके बाद धीरे धीरे ये यहाँ से अगर निकल रहा है तो यहाँ पे स्पेस होगा ना, तो फिर वो धीरे धीरे स्पेस जो है वो क्लोज हो जाएगा और ये एक सॉलिड कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर हो जाएगा जो कि चारों तरफ से पैक होगा, इस तरीके का देखने को मिलेगा। फिर देखिए क्या लिखा है, several cocoons are formed after each copulation because the spermatozoa contain the spermatheca do not pass out all one of the time। तो बहुत सारा कोकून का वैसा स्ट्रक्चर बनेगा, एक ही नहीं बनेगा, बहुत सारा बनेगा। वो इसलिए बनेगा क्योंकि जो स्पर्मेटोजोआ था स्पर्माथीका में से वो सारा एक ही बार में नहीं पास हो पा रहा, उसको कई कई बार में जा रहा। तो ये प्रोसेस बहुत, मतलब कि जैसे एक बार जो स्पर्माथीका में से जो स्पर्मेटोजोआ रिलीज हो रहा है
वो एक एक ही बार में, मतलब एक बार में तो सारा नहीं रिलीज़ हो पाएगा ना, इसीलिए वो बारी-बारी से होता है, तो अलग-अलग कोकून का फॉर्मेशन हो जाता है। जैसे-जैसे उसका बॉडी पास करता है तो डिफरेंट स्पर्मेथिकल पोर में से स्पर्म आता है, ठीक है? तो कोकून आर ओवल, लाइट येलो इन कलर एंड आर अबाउट 2 to 2.4 मिलीमीटर लॉन्ग एंड 1.5 to 2 मिलीमीटर ब्रॉड। एंड इसका डायमेंशन दिया हुआ है, वो कितना होगा। फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इनसाइड द कोकून एंड जनरली देयर इज ओनली वन एम्ब्रयो इन अ कोकून। और एक कोकून में ऑब्वियसली एक कोकून में एक स्पर्म आ रहा है और एक ओवा रिलीज हो रहा है, तो एक कोकून में हमारा एक ही एम्ब्रयो आ पाएगा। कोकून्स आर लेट फ्रॉम अगस्त टू अक्टूबर इन डैम सिचुएशन। तो वही अगस्त से अक्टूबर जो रेनी सिचुएशन या डैम सिचुएशन होता है उसी में ये लेट लेट करता है अर्थ फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा था कोकून और ऊथी का फॉर्मेशन कैसे होता है, होपफुली ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट यहाँ पे डेवलपमेंट ऑफ ऑटम। ऑल्दो अगर आपका रिप्रोडक्शन टॉपिक आता है तो आपको इतने डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी आप इसको एक बार गो थ्रू कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो डेवलपमेंट का प्रोसेस है वो होलोब्लास्टिक होता है। होलोब्लास्टिक यानी कि कंप्लीट, होलोब्लास्टिक है ना मॉडिफाइड स्पाइरल क्लीवेज, यानी कि कंप्लीट यहाँ पे क्लीवेज देखने को मिलता है। हॉलो बॉल्स ऑफ सेल जिसको कि हम लोग ब्लास्टुला कहते हैं, फिर गैस्ट्रुलेशन होता है। तो ये सारा कुछ प्रोसेस होता है, ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप एक बार इसको गो थ्रू कर सकते हो। तो होपफुली आपको पूरा का पूरा अर्थवर्म का जो रिप्रोडक्शन है वो समझ में आ गया होगा। मेल गैमेट्स होता है, एग्जामिनेशन में अगर पूरा आता है तो हम लोग शुरू से इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे, इसके डिस्कस करेंगे कि ये कैसा होता है। उसके बाद हम लोग फिर मेल में जाएंगे, फिर फीमेल में जाएंगे और डायग्राम बनाते ही जाएंगे। डायग्राम के साथ में आपको फिर अगर मेल और फीमेल दोनों ही आता है तो ऐसे भी दोनों आए चाहे एक भी है, आपका डायग्राम यही बनने वाला है। तो आप लोग देख के बनाएंगे कि किस सिस्टम को पूछा गया, जो पूछा जाएगा आप लोग उसी के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। डायग्राम तो सेम ही रहेगा, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ डायग्राम है नहीं, एक ये वाला है और उसके बाद स्पर्माथीका का डायग्राम है, इसको आप लोग बना लेंगे, ठीक है। तो होपफुली आपको आपका जो रिप्रोडक्शन का टॉपिक है वो पूरा कंप्लीट हो चुका होगा। और अगर इफ़ यू लाइक द वीडियो, इफ़ यू लाइक आवर चैनल, डोंट सब्सक्राइब टू डीएनए अकेडमी, ओके। और इसी तरह हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। नेक्स्ट भी किसी टॉपिक को हम लोग लेकर के आते हैं, ठीक है। ओके, बाय बाय।